में और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रियंका तोमर मैम। बट आजकल जो घुटनों का दर्द है, नी पेन है, ये भी बहुत कॉमन हो गया है और ये भी हर एज ग्रुप को इम्पैक्ट कर रहा है। इसके पीछे क्या रीजन? देखो, इसके पीछे अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो ही चीज है कि एक तो कन्फाइंड एरिया में बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में भी नी पेन आ रहा है। क्यों आता है वो पेन? अभी मेरे पास अगर कुछ केसेस की बात करें कि बच्चे के मूवमेंट की कमी की वजह से उसको वेल्गस डिफॉर्मिटी हो गई, जिसको नॉकनी बोलते हैं। अब क्योंकि स्कूल जाते हैं, घर में होमवर्क करते हैं, फिर ट्यूशन वर्क करते हैं, एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो एक तो कम मूवमेंट, दूसरा जो न्यूट्रिशन की कमी है जिसमें कैल्शियम रिच डाइट की कमी है। अगर इंडियन वेजिटेरियन डाइट देखें तो कुछ बच्चे तो दूध भी नहीं पीते हैं, तो वहां से कैल्शियम भी डिप्राइव हो गया। दूसरा, प्रोटीन भी कम ले रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए वो डॉक्टर है या वो थेरेपिस्ट है जो कि आपका इंडिपेंडेंट असेसमेंट करके आपको मेडिसिन से बचा सकता है। अगर आप मेडिसिन से बचना चाहते हैं, आज ही मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको किडनी की दिक्कत है, छोटी 18 साल का बच्चा है, उसको इंटेंस पेन आया हुआ था हाथ में और इतना पेन था कि वो मेडिसिन को नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसकी बैकग्राउंड ऐसी थी कि मेडिसिन उसके लिए अवॉइडेबल थी। तो हमने उसको ट्रीटमेंट दिया है और ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिसमें मेडिसिन नहीं काम करती है, वो लेना नहीं चाहता है या फिर उनके लिए जरूरी नहीं है। तो फिजियोथेरेपिस्ट आपका असेसमेंट करके आपके पेन के रीजन को रूट आउट करके तो आपका ट्रीटमेंट प्लान बना के आपको इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट दे सकता है और आपको लेना भी चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रियंका तोमर मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका फिजियो और मैं अपना ये जो फिजियोथेरेपी प्रोफेशन है इसमें 15 साल से एक्टिव हूँ और मेरा जो एक्सपर्टाइज है वो न्यूरो पेशेंट्स के लिए मैं एक्सपर्ट हूँ। न्यूरो पेशेंट्स जैसे कि आपके पैरालिसिस पेशेंट एंड ऑल, और आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे आने की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। इसके अलावा कितना टाइम हो गया आपको अपना क्लिनिक को रन करते हुए? मुझे जो क्लिनिक रन करते हुए मुझे अभी एग्जैक्टली 2 इयर्स हुए हैं। उससे पहले मैं इंदिरापुरम में जो पेशेंट्स हैं उनकी होम विजिट करके, और मैं हॉस्पिटल से एसोसिएटेड थी, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में मैंने अपनी पेशेंट्स को देखा है और ये ओवरऑल अब तो मेरे को यहाँ पे 2 इयर्स हो गए हैं। सो अभी आपका क्लिनिक कहाँ पे रन कर रहे हो आप मैम? मेरा क्लिनिक इंदिरापुरम में है, शक्तिगंज 4 में है। अच्छा, यस। ओके। तो अगर हम बात करें आजकल जैसे कमर दर्द की, Yes. ये बहुत कॉमन हो गया। अगर हम बच्चों से बात करें, अडल्ट से बात करें और ओल्ड एज में बात करें, Yes. तो हर एज ग्रुप के लोगों को कभी ना कभी बैक पेन का दिक्कत होती ही होती है। तो ये इतना आम क्यों बनता जा रहा है मैम? देखो, कमर दर्द का मेन रीजन तो सबसे पहले कि एक्टिविटीज आजकल की जनरेशन में या फिर जैसे जनरल भी देखें तो जो एक्टिविटीज है बहुत कम है। कन्फाइंड मूवमेंट, घर के अंदर रहना और बाहर ना जाना, एक्सरसाइज का चॉइसेस ना देना, एक्सरसाइज ना करना, ये है। दूसरा ये है कि न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन की कमी के चलते लोग जो इंडियन वेजिटेरियन डाइट है स्पेशली, दिस इज कार्ब्स रिच डाइट के चलते प्रोटीन की डिफिशियंसी और अलोंग दिस की मूवमेंट की कमी के चलते मसल्स कमजोर हो जाती हैं और वो जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है आपके बैक पेन की फॉर्म में हमें नजर आता है। तो आई वुड से कि जो मूवमेंट की कमी और लेक ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज मेन रीजन। अलोंग दिस की जो अभी ओबेसिटी का जो हमारा देखते जा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, तो ओबेसिटी इज also one of the major reason we can say like this. इसके अलावा मैम जैसे ऐसा बोला जाता है कि पोस्चर का भी करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी वजह से भी कितनी बार बैक पेन की दिक्कतें होती हैं। हाँ, पोस्चर तो इसका बहुत बड़ा रीजन है। अब जैसे अगर हम देखें कि जो आजकल का लाइफ स्टाइल है जिसमें वर्किंग जो आवर्स हैं वो 5 to 8 आवर्स एक स्ट्रेच में लोग बैठते हैं, तो जो बहुत देर तक बैठे रहना है और गलत पोस्चर में बैठे रहना है, तो उसकी वजह से जो हमारे कमर के आसपास की मसल्स है वो कमजोर हो जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन आल्सो। Yes. इसके अलावा मैम जैसे आजकल थायराइड है और काफी बार ऐसा भी होता है कि जो नॉर्मली बिना थायराइड के भी पेशेंट मोटे हैं, हाँ. उनको भी दिक्कत होती है, तो वो हाँ. कैसे अपने आप को बैलेंस करके चलें? देखो, जो थायराइड है या फिर और कोई भी हार्मोनल इशू है, ये आपकी मसल्स की क्वालिटी के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालता है। थायराइड की वजह से क्या हो जाता है कि अगर फीमेल्स में देखें तो उनकी मसल्स कमजोर और उनके कोर की मसल्स कमजोर, और भी अगर हम डायबिटीज की बात करें उससे भी मसल्स पे इंपैक्ट आता है। तो वो मूवमेंट अगर ना करें और ये सारे हार्मोनल इश्यूज हो तो उसकी वजह से भी बैक पेन हो गया या फिर जॉइंट पेन, कोई भी जॉइंट पेन, ये दोनों चीजें मिला के जॉइंट पेन बढ़ते हैं किसी भी पेशेंट में। इसमें मैम फिजियोथेरेपी कैसे वर्क करती है, कैसे हेल्प करती है? देखो, फिजियोथेरेपी क्या है कि जो फिजियोथेरेपी आपके मूवमेंट के ऊपर बेस है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, अगर वो हमें बैक पेन के बारे में बताता है कि दैट आई हैव दिस बैक पेन या फिर आई हैव शोल्डर पेन या नेक पेन, तो फिजियोथेरेपी में सबसे पहले हम पेशेंट की पोस्चर जो
डेली रूटीन में जो उसकी पोस्चर है वो कैसे यूज करते हैं। अगर उनका नेक पेन है तो उनका जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या है उसका असेसमेंट करते हैं। अगर बैक पेन है तो उनकी सिटिंग आवर्स कितने हैं, एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, तो वो एनालिसिस करके फिर उनके हार्मोनल प्रोफाइल को एनालिसिस करके फिर हम ओवरव्यू निकालते हैं कि पेशेंट्स की मसल्स कमजोर हैं या फिर पोस्चर गलत है, तो हम उसी करेक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो मूवमेंट बेस्ड थेरेपी होती है फिजियोथेरेपी। सो मैम ऐसा भी होता है कि आप सजेस्ट करते होंगे कि कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कि आप ऑफिस में बैठ के भी पेशेंट कर सकता है या घर पे रहकर भी कर सकता है। हाँ देखो ऐसा होता है कि क्योंकि अब बहुत लोग तो जॉब, फीमेल्स भी वर्किंग है तो ऑफिस में ही बहुत सारा टाइम निकलता है। अगर हम ऑफिस की बात करें तो ये हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप अपने डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं तो आप कम से कम 1 घंटे में 2 मिनट की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अपने नेक के मूवमेंट, शोल्डर के मूवमेंट्स, अपने स्पाइन स्ट्रेचिंग, अपने एंकल और अपने रिस्ट के मूवमेंट कर सकते हैं, ये सजेस्ट करते हैं। और ये आपको पेन रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। मैम कितनी बार तो ऐसे भी पेशेंट होते हैं खासकर फीमेल्स की, वो कहते हैं हम ऑलरेडी इतना वर्क करते हैं, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे वो घर का हो, कि हमारी स्ट्रेचिंग उसी में हो जाती है, तो हमें किसी भी फिजियोथेरेपी की नीड नहीं है। देखो पता है क्या, अगर घर के काम भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप बहुत देर तक एक ही पोस्चर में, जैसे अगर आप झुक के काम कर रहे हैं या फिर आप बहुत देर स्टैंडिंग में है तो वो स्ट्रेच ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप झुक के काम कर रहे हैं तो वो फिर फ्लेक्सर्स में, अगर आप स्टैंडिंग में काम कर रहे हैं तो आपके हिप जॉइंट एंड ऑल वो सब स्टिफ हो जाता है। फिजियोथेरेपी या फिर कोई भी मूवमेंट बेस्ड जो थेरेपी होती है उसमें आपको स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, वो एक आपके हर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के ऊपर काम करती है। तो वी कांट से कि अगर आप काम कर रहे हैं घर के तो वो एक्सरसाइज है, नो इट्स नॉट लाइक दिस। वो तो स्ट्रेस कॉजिंग भी हो जाता है, कई बार पेन का भी रीजन हो जाता है क्योंकि इसमें स्टैंडिंग बहुत देर तक चल रही है, झुके काम कर रहे हैं या फिर गलत पोस्चर में, तो दिस इज आल्सो। मैम गलत तरीके से सिस्टम पे वर्क करना, लैपटॉप पे वर्क करना, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हाँ। तो आप इस पे क्या सजेस्ट करते हैं? देखो अगर मैं ये कहूँ कि सिस्टम पे काम करने की बात है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक तो अपनी चेयर ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको पीछे से बैक सपोर्ट हो। आपकी जो भी लैपटॉप या आपका मोबाइल होगी आपकी आईज की या फिर आपके शोल्डर लेंथ पे होना चाहिए और आपके पैर जमीन पे होने चाहिए स्ट्रेट, सो दैट कि आपका बैक स्ट्रेट, आपके नी सपोर्टेड और आपकी गर्दन सीधी होगी। पहली चीज तो यहीं से सही हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपके शोल्डर्स को आपको ढीले छोड़ना चाहिए। आपके किसी भी मूवमेंट में ऐसा ना हो कि आपके शोल्डर्स तने हुए हों या फिर आगे फॉरवर्ड हो, तो यहाँ से भी आपकी पोस्चर करेक्ट हो जाती है। ऑफिस गोइंग्स के लिए तो यह है कि आप स्ट्रेचिंग करें, अपनी पोस्चर का ध्यान रखें, ये है। इसके अलावा मैम जैसे आजकल देखा जा रहा है कि जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे बैक पेन की, बट आजकल जो घुटनों का दर्द है, नी पेन है, ये भी बहुत कॉमन हो गया है और ये भी हर एज ग्रुप को इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो अडल्ट एज ग्रुप हो, चाहे वो ओल्ड एज हो। तो ये इतना कॉमन होने के इसका क्या, इसके पीछे क्या रीजन है? देखो इसके पीछे अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 ही चीज है कि एक तो कन्फाइंड एरिया में बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में भी नी पेन आ रहा है। क्यों आता है वो पेन? अभी मेरे पास अगर कुछ केसेस की बात करें कि बच्चे के मूवमेंट की कमी की वजह से उसको वेल्गस डिफॉर्मिटी हो गई, जिसको नॉकनी बोलते हैं। अब क्योंकि स्कूल जाते हैं, घर में होमवर्क करते हैं, फिर ट्यूशन वर्क करते हैं, एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो एक तो कम मूवमेंट, दूसरा जो न्यूट्रिशन की कमी है जिसमें कैल्शियम रिच डाइट की कमी है। अगर इंडियन वेजिटेरियन डाइट देखें तो कुछ बच्चे तो दूध भी नहीं पीते हैं, तो वहां से कैल्शियम भी डिप्राइव हो गया। दूसरा प्रोटीन भी कम ले रहे हैं। जो न्यूट्रिशन की कमी और ये मूवमेंट की कमी है ओवरऑल नी पेन का बहुत बड़ा रीजन होता है। दूसरा इसका मेजर रीजन है ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से भी बच्चों में, बड़ों में, एल्डरलीज में नी पेन आता है। ओबेसिटी इज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन। इसके अलावा मैम जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों को अक्सर चोट लग जाती है, हाँ। तो उस टाइम पे घर वाले जो मतलब पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि ठीक है उस टाइम पे कोई ऑइंटमेंट लगा दिया, आइस लगा दी या कुछ भी ऐसा, तो क्या उस टाइम पे एक बार फिजियोथेरेपी से कंसल्ट कर लेना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाना चाहिए? मैं आपको बताती हूँ कि अभी मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि इंजरी हुई थी 1 मंथ बैक, है ना, तो उन्होंने क्या हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, हल्का फुल्का जैसे बाइक से गिर गए तो पेन आया और उन्होंने अपने घर में ऑइंटमेंट लगा के उसको सेट कर लिया। 1 महीने बाद वो आपका हाथ हिल भी नहीं रहा है, या एंकल की बात करें हिल भी नहीं रहा है, तो उन्होंने घर में होम मैनेजमेंट किया, ना तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करा ना किसी फिजियोथेरेपिस्ट, अपने आप ही जो ट्रीटमेंट किया है उससे ये रहा कि वो पार्ट उसमें डिफॉर्मिटी आ गई है। तो हम फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं, पहले तो हम एक्टिविटी बेस्ड देखते हैं कि ये उसमें मूवमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई स्क्रीनिंग की जरूरत है स्क्रीनिंग करा के फिर एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जिसमें इलेक्ट्रोथेरेपी और मूवमेंट बेस्ड थेरेपी उसको स्वेलिंग को निकालता है और फिर वहां पे पेन कम करके और फिर मूवमेंट को रिस्टोर करता है। दिस वर्क्स इन द फिजियोथेरेपी। इसके अलावा मैम जैसे ये तो हमने बात करी सिर्फ चोट लगने पे, बट क्या फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार कंसल्ट अपने प्रिवेंशन के लिए भी ले लेना चाहिए? लाइक अगर हमें आगे कुछ समस्या होने वाली तब तो हम जाएंगे ही जाएंगे, बट एक बार पहले कंसल्ट कर लेना ज्यादा बेटर रहता है ताकि कोई बीमारी आगे हो ही ना। देखो ऐसा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब चोट लगी, दिक्कत आई, बैक पेन आया,
तो अभी तो इंडियन सोसाइटी में ये चल रहा है कि वो तभी आएंगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब बैक पेन आएगा, नेक पेन आएगा, सर्वाइकल स्लिप डिस्क है। हम क्या करते हैं, हमारे पास स्पोर्ट पर्सन जैसे आते हैं, आया और हमने उनकी पोस्चर एनालिसिस करी, हमने देखा कि इनका एक हिप ऊपर है, एक शोल्डर ऊपर नीचे है, तो हमने पोस्चर एडजस्टमेंट्स करते हैं कि आपका ये शोल्डर नीचे जा रहा है, आगे चल के आपका बैक पेन का रीजन बन सकता है। आपका एक हिप ऊपर नीचे है, या फिर अगर उनको लिटा के देखते हैं तो उसमें एलएलडी की कंडीशन होती है जिसमें एक लेग लेंथ ऊपर नीचे है। तो हम पोस्चर एनालिसिस करके जो फ्यूचर में आने वाले इंजरीज है उसको प्रिवेंट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि आप इसमें ये करेक्शन करो, इस इंजरी से आप ऐसे बच जाओगे। तो ये प्रिवेंशन भी है। प्रिवेंशन फिजियोथेरेपी में एक बहुत बड़ा सपोर्टिव थिंग यू कैन से है, जिससे कि आप फर्दर आने वाले इंजरी से बच सकते हैं। ये होता है। इसके अलावा मैम जैसे एथलीट्स अगर आपके पास आते हैं तो आप उन्हें एज अ फिजियो क्या सजेस्ट करते हो, उनकी डेली लाइफस्टाइल जो उनकी डेली लाइफस्टाइल है उनमें उन्हें क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है, उसमें आप क्या सजेस्ट करते हो? देखो, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो एथलीट आते हैं दो तरीके से आते हैं, या अगर जैसे इंजरी हो गई, इंजरी के बाद ही आएंगे, और अगर कुछ एथलीट ऐसे आते हैं हमारे पास कि मैम मुझे अपने ना परफॉर्मेंस में मुझे चेंज लाना है, तो वो इंजरी से पहले आ गया हमारे पास, तो हम उनको क्या करते हैं कि उनकी दो चीजों पे काम करते हैं, एक तो उनके मूवमेंट्स, एक उनकी पोस्चर और एक उनकी न्यूट्रिशन। कोई भी डायनेमिक एनवायरनमेंट में अगर कोई स्पोर्ट पर्सन हो, क्योंकि उसकी एचआईटीज बहुत ज्यादा है, उसकी डेली एक्टिविटीज हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो उनका पोस्चर करेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर वो क्रिकेटर है तो उसके शोल्डर्स में और उसके हिप्स के बीच में बैलेंस होना चाहिए, उसके शोल्डर अलाइनमेंट होने चाहिए, स्पाइन सही होनी चाहिए। तो वो हम उसको एनालिसिस करके फिर अगर कोई दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन निकाल के, एक्सरसाइज बता के, दूसरा उनके न्यूट्रिशन के ऊपर काम करके। अगर कोई वेजिटेरियन स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर वो वेजिटेरियन है तो उसकी डाइट में प्रोटीन कम मिलेगा, तो उनको बताते हैं कि आप अपने न्यूट्रिशन में प्रोटीन ऐड करो। कुछ सप्लीमेंट्स होता है, कहीं पे किसी को कोलेजन बताना पड़ता है, किसी को जॉइंट्स इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए ग्लूकोसामिन सल्फेट के सप्लीमेंट बताने पड़ता है, तो एथलीट्स को बहुत हेल्प मिलती है उससे। हमारे पास आते हैं, हम उनको रिहैब करते हैं और उनके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, फिर वो हमें थैंक यू भी बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि वो उन्होंने न्यूट्रिशन के ऊपर जो हमने बताया वो काम किया, पोस्चर के ऊपर जो हमने बताया वो काम किया, उससे उनकी परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छा मतलब उनका रिजल्ट आता है। इसके अलावा मैम जैसे कितनी बार ऐसा होता है एथलीट्स को जो है लिगामेंट इंजरी हो जाती है, तो वहां पे फिजियोथेरेपी कितना वर्क करती है? लिगामेंट इंजरी तो जो स्पोर्ट पर्सन है उनको नाउ एंड देन लगी रहती है। लिगामेंट इंजरीज तो बहुत कॉमन है, एसीएल इंजरी हो गई, पीसीएल हो गई, एमसीएल, ये सब हो गया। तो उसमें कई इंजरीज तो ऐसे होते हैं कि वो हाई ग्रेड की हो गई, तो वो तो उसमें तो एक्सट्रीम ही सारी चीजें होती हैं। अगर वो शुरुआती ग्रेड की इंजरी में हमारे पास आ जाता है तो हम फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की जो लिगामेंट इंजरी होती है उसको रिस्टोर करने की 100% उनकी हेल्प करता है। उसमें मूवमेंट बेस्ड थेरेपी होती है, उसमें एक्सरसाइज का पर्टिकुलर सेट होता है। अगर उनका एसीएल है, पीसीएल है, तो हर एक लिगामेंट के लिए एक एक्सरसाइज का सेट होता है, उससे वो रिकवरी में जाता है। दूसरा एक होम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बना के दे देता है और मूवमेंट बेस्ड थेरेपी उसमें कराता है। जो अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथनिंग कराता है आपके, अगर नी ज्वाइंट की है तो नी ज्वाइंट की और उसके दूसरे ज्वाइंट्स की। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं पेशेंट्स में इनमें। इसके अलावा मैम जैसे कितनी बार आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप भी जानते हैं, तो क्या होता है कि लोग किसी से कंसल्ट करने से पहले गूगल से कंसल्ट करना ज्यादा प्रेफर समझते हैं, ठीक है? तो कितनी बार ऐसा होता है कि फोन में देखते देखते स्क्रॉल करते करते कुछ गलत एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ ज्यादा बड़ी इंजरी हो जाती है। तो क्या इस तरीके के पेशेंट के साथ अभी तक आपने डील किया है? पेशेंट के साथ डील नहीं किया, डेली ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिसमें ना वो गूगल से करके आए। अभी अगर मैं कल की बात करूं तो मेरे पास एक पेशेंट आए जिनको अभी हम एसीएल की बात कर रहे थे। तो पेशेंट सेज कि मेरे पास मैम मेरे को एसीएल की इंजरी है और मैंने ना अपना मेरे को प्रोटोकॉल पता है मुझे क्या करना है, आप मुझे वो एक्सरसाइज करा दीजिए और मुझे बता दीजिए कि मुझे फर्दर और क्या। तो जब मेरे पास आई तो जो भी उनकी एक्सरसाइज थी बिल्कुल गलत थी, पोस्चर गलत थी और उनके रिपीटेशन के सेट भी गलत थे। अब बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनको पहले तो गूगल के ज्ञान को हटाऊं मैं, और जिस इंजरी को लेके आए तो उसके लिए जो बेस्ट मैं कर सकती हूँ वो उसको बताऊं मैं। अब अगर सर्वाइकल की, गर्दन के दर्द की बात करें, पेशेंट मुझे बोलता है कि मैम यहाँ पे दर्द है तो मुझे फिजियोथेरेपी चाहिए और मुझे ये एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से पहले आपका असेसमेंट भी तो जरूरी है कि उसका रीजन क्या है। अगर वो न्यूरल पेन है तो न्यूरल असेसमेंट करके न्यूरल का मैनेजमेंट होगा। अगर पोस्चर की वजह से आया तो उसमें पोस्चर मुझे देखनी पड़ेगी, पोस्चर की वजह से तो नहीं है, मस्कुलर वीकनेस है या फिर कोई हार्मोनल बैकग्राउंड तो नहीं है। आप गूगल करके आओगे, आपको पता ही नहीं कि आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। पहले तो मुझे सारा हार्मोनल बैकग्राउंड, उनका न्यूट्रिशन बैकग्राउंड, डेली जो उनकी एक्टिविटीज है वो देख के असेसमेंट करूंगी, उसके बाद फिर मैं उनका प्रोग्राम बनाऊंगी। हर एक पेशेंट का अलग प्रोग्राम आता है, तो वो गूगल का ज्ञान कई बार डेंजरस भी हो जाता है। कुछ पेशेंट्स तो उसमें इंजरी भी कर बैठते हैं, आते हैं हमारे पास केसेस ऐसे इंजरी वाले भी। इसके अलावा मैम एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन में लोग रहते हैं अक्सर कि चोट लगने के बाद या कहीं पे पेन हो रहा है तो वहां पे उन्हें हॉट पैक लगाना है या आइस पैक लगाना है। ऐसे में बहुत ज्यादा इसमें बहुत कंफ्यूजन है, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास कि जैसे उनको इंजरी हुई, बैक पेन ही आया, जिम में इंजरी हुई
तो वो इमीडिएटली क्या करता है कि कई बार बिना सोचे समझे हॉट पैक लगा लिया। एक्यूट इंजरी अगर है, एंकल स्प्रेन आया आपको, उसमें हॉट पैक लगा लिया। घर में जनरली हॉट पैक प्रेफर करता है, आइस पैक प्रेफर अभी नहीं करता है। तो एक्यूट इंजरी में अगर हम आप हॉट पैक लगाएंगे तो वहां पे वाटर रिटेंशन या फिर स्वेलिंग और बढ़ जाती है। एक्यूट केसेस में आई वुड सजेस्ट कि एवरीबॉडी मस्ट यूज आइस पैक, जिससे कि आपकी इंजरी वही के वही है, थोड़ा सा सेटल्ड हो जाए, स्वेलिंग ना बढ़े। और अगर इंजरी हमारी पुरानी है या फिर अगर हमारी कोई पेन पुराना है तो हम उसमें सजेस्ट करते हैं कि आप हॉट पैक यूज करें। और कुछ केसेस में तो आपका कंट्रास्ट भी काम करता है। अगर हमारे पास एंकल ऑर्थराइटिस का पेशेंट है जिसमें उसको स्वेलिंग आ रही है और उसका भी 15-20 दिन पुराना पेन है, पेन इतना ज्यादा है कि वो पैर भी नहीं रख पा रहे, तो हम उनको कंट्रास्ट भी सजेस्ट करते हैं कि आप आइसिंग भी करो और आप उसमें हीटिंग भी करो। ऐसा भी होता है। इसके अलावा मैम जैसे आजकल हम देखते हैं कि अगर सब वर्किंग है हाँ। तो सबका ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी को चोट लगी तो वो बिल्कुल 1 महीना बेड रेस्ट पे रहेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ। तो मूवमेंट वहां पे जल्दी तेज रिकवरी मूवमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है? देखो वैसे ना एक चीज हम बोलते हैं कि मूवमेंट इज की। मूवमेंट तो की होता है। अगर जैसे जो एक्सट्रीम जो बेड रेस्ट जिसमें लगता है वो हमारे या तो फ्रैक्चर हो गया या फिर आपका स्लिप डिस्क का पेशेंट हो गया, ऐसे केसेस में हमारा बेड रेस्ट लगता है। लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद स्लिप डिस्क के पेशेंट की अगर हम बात करें कि अगर एक्यूट पेन आया, आप 24 से 48 घंटे बेड रेस्ट पे जाओगे और आपको मूवमेंट तो करना ही पड़ेगा। मूवमेंट तो आपको रिस्टोर करेगा आपकी जो स्ट्रेंथ है। अगर फ्रैक्चर का ही पेशेंट है तो उसमें 1 महीना हो गया या फिर अगर आपका एक आदमी, तो फिर भी आपको मूवमेंट तो करना ही पड़ेगा। मूवमेंट इज की अल्टीमेट, तो मूवमेंट से आपको आराम आएगा। ये है मैम जैसे कि अभी हमने बात करी, बट हमने इसमें बहुत बार स्लिप डिस्क का नाम लिया। हाँ। स्लिप डिस्क में काफी लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं, तो स्लिप डिस्क क्या होती है? स्लिप डिस्क देखो, डिस्क होती है जब रीढ़ की हड्डी हमारी होती है तो 2 हड्डियों के बीच में डिस्क हमारी होती है, जिससे कि वो फ्रिक्शन से बच जाती है हड्डियां। तो ये जब हड्डी हमारी बाहर आ जाती है, जब ये हमारी जो डिस्क बाहर आ जाती है तो उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। और ये डिस्क हमारी जो पैरों में नसें जाती है, जिनको नर्व्स बोलते हैं, उनके ऊपर कंप्रेशन करती है, तो उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क इज कॉजिंग पेन। इसको स्लिप डिस्क बोलते हैं ओवरऑल। इसकी वजह से जो पेशेंट हमारे पास आता है सिम्टम लेके, उसमें झंझनाहट पैरों में और कमर में दर्द एंड ऑल, ये सब। मैम लोग आपसे ये भी पूछते होंगे कि किस रीजन की वजह से हो रहा है, हम इतना काम भी नहीं करते, हम ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, फिर भी ऐसी दिक्कत हो रही है, तो ये किस रीजन से होता है? देखो रीजन ट्राइवाल, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था, ट्राइवाल यानी छींकने से लेके आपके जिम इंजरी तक के सारे पेशेंट्स जिनके अंदर स्लिप डिस्क होती है वो सब होते हैं। अगर हम जो ऐसे पेशेंट जिनके साथ बिल्कुल हल्के फुल्के मूवमेंट की वजह से आया, तो वो पेशेंट होते हैं जिन्होंने एक्टिविटी कम करते हैं, जिनका बॉडी वेट बहुत कम है या फिर जिनके मसल्स सफिशिएंट नहीं है उस पेन को, मतलब उस कंडीशन को झेलने के लायक। तो ऐसे पेशेंट्स में छींकने से भी हो जाती है। और कुछ ऐसे पेशेंट जो कि जिम में बहुत भारी एक्टिविटी करते हुए अपनी स्लिप डिस्क की कंडीशन करा बैठे हैं, तो वैरायटी है, सब तरह के पेशेंट्स हैं। और जो एक और बड़ा रीजन उसमें यह है कि लेक ऑफ एक्सरसाइज, लेक ऑफ स्ट्रेंथनिंग, जनरल बॉडी मूवमेंट ना करना, एक जगह बैठे रहना, तो सिटिंग जॉब वालों में भी आपको प्रिवेलेंस देख सकते हैं स्लिप डिस्क के। ठीक है मैम, कितनी बार ऐसा होता है कि काफी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो लंबे समय से या तो दवाइयां खा रहे होते हैं या कोई सर्जरी करा लेते हैं, तो फिर वो अवॉइड करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की नीड नहीं है या फिजियोथेरेपी कराने की नीड नहीं है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? देखो ऐसा है कि जो पहले सर्जरी वाले की बात कर लेते हैं, बैक पेन के पेशेंट हैं जिनमें स्लिप डिस्क हुई है, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। तो स्लिप डिस्क के मेरे पास अभी डॉक्टर भी आ रहे हैं, 2 डॉक्टर आ रहे हैं मेरे पास जिन्होंने स्लिप डिस्क की सर्जरी कराई हुई है, और उनका 3-4 महीने तक तो ठीक रहा, क्योंकि उन्होंने फिजियोथेरेपी पहले भी नहीं कराई और उनके डॉक्टर ने बात के लिए भी एडवाइस नहीं करी। तो लेक ऑफ मूवमेंट, लेक ऑफ स्ट्रेचिंग, लेक ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ऑल, 4 महीने तक वो सही रहे सर्जरी के बाद, और आज मेरे पास ही आ रहा है। अभी 15-20 दिन हमें अगर पेशेंट को कराते हुए फिजियोथेरेपी अभी हुआ है उनको, हम जब मूवमेंट रिस्टोर किया है, दे सारे पेशेंट जो भी जिनकी मैं बात करूं, दे आर फीलिंग वंडरफुल। ये पोस्ट सर्जरी की बात करिए। और अगर ऐसे पेशेंट की बात करूं जिनको मेडिसिन बेसिस पे, जैसे आपने बोला मुझे, अगर मेडिसिन बेस अगर वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और फिजियोथेरेपी से अवॉइड कर रहे हैं, तो देखो वेल एंड गुड कि उनका पेन मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर पेशेंट पेन, अगर बैक पेन से जूझ रहे हैं और मेडिसिन ले रहे हैं, तो फिर भी उनको फिजियोथेरेपी से मिलना चाहिए, अपनी बॉडी का असेसमेंट कराने के लिए, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए और फर्दर मूवमेंट्स को बढ़ाने के लिए, और फर्दर कोई इंजरी जैसे कि उनकी आय से ना आ जाए कि वो पेन मैनेजमेंट मेडिसिन के भरोसे बैठे हैं और एक ऐसी चीज रहेगी जो फिजियोथेरेपी से मैनेज हो सकती थी, वो नहीं कर पाए। तो आई वुड सजेस्ट कि पेशेंट्स को पेन के रिगार्डिंग, स्पेशली अगर नी पेन है, सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, तो फिजियोथेरेपी से एक बार जरूर मिलना चाहिए। मैम कितनी बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है वो ये सोचता है कि जब डॉक्टर कंसल्ट करेगा या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तभी हम जाएंगे, है ना? कितनी बार आपके पास भी ऐसे आते होंगे कि अब बहुत ज्यादा हो गया था इसलिए आ गए, वरना डॉक्टर ने तो नहीं कहा था।
तो वहाँ पे क्या रोल निभाती है फिजियोथेरेपी? देखो ऐसा होता है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट्स को ने सर्जरी करा ली है, उसके बाद भी वहां से हॉस्पिटल से नहीं, डॉक्टर ने लिख के दिया है कि आपको फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट उन्होंने जिक्र ही नहीं किया है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने आप ही आ जाते हैं हमारे पास। तो सारे केसेस, सभी टाइप के केसेस हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहें तो डॉक्टर की कंसल्टेशन प्राइमा फेसी है। फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए वो डॉक्टर है या वो थेरेपिस्ट है जो कि आपका इंडिपेंडेंट असेसमेंट करके आपको मेडिसिन से बचा सकते हैं। अगर आप मेडिसिन से बचना चाहते हैं, आज ही मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको किडनी की दिक्कत है, छोटी 18 साल का बच्चा है, उसको इंटेंस पेन आया हुआ था हाथ में, और इतना पेन था कि वो मेडिसिन को नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसकी बैकग्राउंड ऐसी थी कि मेडिसिन उसके लिए अवॉइडेबल थी। तो हमने उसको ट्रीटमेंट दिया है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिसमें मेडिसिन नहीं काम करती है, वो लेना नहीं चाहता है या फिर उनके लिए जरूरी नहीं है। तो फिजियोथेरेपिस्ट आपका असेसमेंट करके, आपके पेन के रीजन को रूट आउट करके, तो आपका ट्रीटमेंट प्लान बना के आपको इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और आपको लेना भी चाहिए। इसके अलावा मैम, जैसे आजकल इतने सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम गूगल करके ही जाते हैं तो कितने सारे ऑप्शंस आते हैं। अब पेशेंट कैसे चूज करे कि उसे किसके पास जाना चाहिए? ये बहुत बड़ा है। देखो ये तो खैर पेशेंट की चॉइस भी है। और दूसरा कि आप उनके रिव्यूज देख सकते हैं। आप उनकी जो पेशेंट्स टू पेशेंट ऐसा होता है कि आपका जो काम है, आप गूगल करके आ रहे हैं, वहां से आपके पास गूगल का ही जरिया है। हमारे पास तो ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जिन्होंने किसी के रेफरेंस से आए कि मैं पहले वहां से हुआ हूँ और अब आपने इस पेशेंट को ट्रीट किया था, अब मेरे पास आ गए हैं। तो रिव्यू से भी आता है और माउथ पब्लिसिटी से भी आता है। अगर रिव्यू से आ रहे हैं तो आप उनके काम को भी देख सकते हैं। एक बार आप जाके तो देखिए उनका क्या काम है, क्या पता आपको पहली बार में ही इतने अच्छे रिजल्ट आ जाए। अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो वो तो हमेशा सेटिस्फाइड होके ही जाता है, चाहे गूगल से हो चाहे वो रेफरेंस से आया हो। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।